हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू फार्मेसी क्लासेस बाय आरती मैम। तो हम कर रहे हैं जो 2019-20 में फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू फार्मेसी क्लासेस बाय आरती मैम। तो हम कर रहे हैं जो 2019-20 में AKTU के अंदर फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का पेपर आया था, इस पेपर को सॉल्व। इस पेपर के इससे पहले के सारे वीडियोस आ चुके हैं, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज हम कर रहे हैं सेक्शन बी का जो बी क्वेश्चन आया था इसको सॉल्व। तो ये क्वेश्चन आया था राइट इन डिटेल अबाउट PCI एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फंक्शन। ठीक है, तीन चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। पहले थोड़ा सा PCI के बारे में बताना है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताना है और फिर फंक्शन के बारे में बताना है। ठीक है, PCI जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे हम। देखिए क्या हुआ था, फार्मेसी एक्ट के बारे में आप लोगों को सबको पता होगा। फार्मेसी एक्ट आया था 1948 में। ठीक है, जब फार्मेसी एक्ट आ गया था 1948 में, तो फिर ये मीटिंग्स हुई, ये डिस्कशन हुआ कि फार्मेसी एक्ट तो हम ले आए हैं, लेकिन इसके अंदर जितने भी कंट्रोल है या जितने भी रेगुलेशंस हैं, जितने भी मॉडिफिकेशंस करने हैं अगर एजुकेशन में भी, तो वो सारे के सारे काम होंगे कैसे, वो काम करेगा कौन। ठीक है, इस चीज़ के लिए मीटिंग्स हुई, थोड़े डिस्कशंस हुए और उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये सोचा कि इसके लिए एक अलग से अथॉरिटी बनानी चाहिए ताकि वो जो फार्मेसी का प्रोफेशन है उसको अच्छे तरह से कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने फार्मेसी एक्ट के बाद, ठीक है, फार्मेसी एक्ट के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सेंट्रल काउंसिल बनाई फार्मेसी के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बोलते हैं। ठीक है, फार्मेसी एक्ट के बाद आया ये, क्योंकि इसके बाद में थोड़े से डिस्कशंस हुए कि अभी इसके अंदर जो फार्मेसी का प्रोफेशन है उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, कैसे उसको रेगुलेट किया जाएगा, तब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया गया था। ठीक है, इसीलिए आपको याद रखना है जो फार्मेसी एक्ट है वो आया था 1948 में, और इसके एक साल बाद में 9 अगस्त 1949 को, यानी 1949 को आया था जो PCI है वो। ठीक है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है ये है ना। अब फार्मेसी एक्ट के बाद में बनाया गया था, जितनी भी फार्मेसी की चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी फार्मेसी एक्ट के अंदर ही आती हैं, है ना। इसीलिए जो PCI है वो भी सेक्शन 3 जो है फार्मेसी एक्ट का, उसके अंदर इसको बनाया गया था, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को। ठीक है, तो याद रखिएगा फार्मेसी एक्ट आया था 1948 में और जो PCI है वो आया था 1949 में। अगर आपको ये चीज़ें नहीं भी याद होती है ना तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये ईयर याद होना चाहिए अच्छे से। 1949 में आया था और अंडर द सेक्शन ऑफ 3 ऑफ फार्मेसी एक्ट। ठीक है, फार्मेसी एक्ट कब आया था, 1948 में आया था, ये कंफ्यूज नहीं होना है, बस पहले फार्मेसी एक्ट आया 1948 में, उसके बाद 1949 में PCI का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है इसके हर 5 साल बाद है ना चुनाव होते हैं, ऐसे करके सोचिए आप। जैसे यहाँ पे भी नेताओं के चुनाव होते हैं ना हर 5 साल बाद, वैसे ही PCI जो है इसके भी चुनाव होते हैं, यानी ये रिकॉन्स्टिट्यूटेड होती है हर एक 5 साल बाद, है ना। जैसे नेताओं के चुनाव होते हैं वैसे ही इनके भी चुनाव होते हैं, और फिर कुछ मेंबर जो होते हैं वो पुराने ही जीत जाते हैं तो वही ही रह जाते हैं PCI के अंदर, कुछ मेंबर जो नए जीत जाते हैं वो आ जाते हैं फार्मेसी काउंसिल के अंदर। ठीक है, अब जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है इसके अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यहाँ पे मैंने पहले ये नोट के अंदर है ना शॉर्ट में दे दिया है, आपको डिटेल में भी अभी बताऊंगी, लेकिन मैं शॉर्ट में यहाँ पे इसीलिए बता दिया है ताकि आपको याद करने के लिए ना ईजी रहे। ठीक है, क्योंकि लोग यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपको ताकि याद करने के लिए ईजी रहे, है ना। तो सबसे पहले तो आपको क्या याद रखना है, ENE याद रखना है ना। ENE का मतलब क्या है, सबसे पहले आपको लिखना है इलेक्टेड मेंबर, फिर लिखना है N से नॉमिनेटेड मेंबर और फिर E से लिखना है एक्स ऑफिशियो मेंबर। ठीक है, तो इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर और एक्स ऑफिशियो मेंबर, इनके नंबर्स क्या हैं, तो इलेक्टेड मेंबर होते हैं 8, नॉमिनेटेड होते हैं 9 और एक्स ऑफिशियो होते हैं 3। ठीक है, तो 8 9 3 ऐसे करके याद रखिएगा इनका नंबर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है इनका नंबर भी। ठीक है, इसके बाद में इलेक्टेड मेंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो इलेक्टेड मेंबर जो है उनका होता होगा इलेक्शन, ठीक है, तभी वो इलेक्टेड मेंबर है। नॉमिनेटेड मेंबर जो है इनका कोई इलेक्शन नहीं होता होगा, ये नॉमिनेट कर दिए जाते होंगे कि भाई ये हैं, इनको बनाना है। ठीक है, तो नॉमिनेटेड मेंबर का सिर्फ और सिर्फ नॉमिनेशन होता है, इलेक्टेड मेंबर का इलेक्शन होता है, और एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है, जो रिटायर हो जाते हैं अपने काम से उन लोगों को दोबारा से यहाँ पर, ऐसे नहीं है कि कोई भी रिटायर हो जाए किसी को भी रख लेंगे, जो बहुत बड़े बड़े पद पे बैठे होते हैं ना वो लोग जब रिटायर हो जाते हैं तो उन लोगों को यहाँ पे लाया जाता है। ठीक है, तो ये एक्स ऑफिशियो मेंबर जो होते हैं सारे के सारे रिटायर्ड लोग होते हैं, और मतलब बड़े बहुत ही बड़े बड़े पदों पे जो बैठे होते हैं उनको बुलाया जाता है, इतना याद रखिएगा।
अब पढ़ते हैं एक एक करके इनको। देखिए इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं ये 8 होते हैं, जिनमें से आपको याद रखना है 6, 1 और 1, है ना, यानी 6, 1, 1। अब जो 6 मेंबर्स होते हैं उनको इलेक्ट करता है सबसे पहले यूजीसी, है ना। यूजीसी का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अगर इनका इलेक्शन करवाता होगा, है ना, तो यूनिवर्सिटी से हैं, मतलब ऑब्वियसली ये टीचर होते होंगे, है ना। इतना थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, मतलब ये टीचर होते होंगे। तो 6 इलेक्टेड मेंबर्स, 6 मेंबर जो होते हैं उनको इलेक्ट कराया जाता है यूजीसी के थ्रू। और कहाँ से होते हैं, ये टीचिंग प्रोफेशन से होते हैं, है ना, क्योंकि यूजीसी करा रही है तो टीचिंग प्रोफेशन से ही होंगे। इनमें से 1 मेंबर जो है वो एमसीआई उसका इलेक्शन कराती है। एमसीआई का मतलब क्या होता है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, है ना, क्योंकि हमारे फार्मेसी की जितनी भी चीज़ें हैं हर किसी चीज़ के अंदर डॉक्टरों को डाला हुआ है ही, है ना, हर चीज़ के अंदर घुसेड़ दिया डॉक्टरों को। तो आपको याद रखना है एक जो मेंबर होता है वो इलेक्ट करवाया जाता है एमसीआई से, यानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से, डॉक्टर होता है। एक मेंबर जो है उसका इलेक्शन करवाया जाता है एसपीसी से, यानी कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल से, है ना, जैसे एक यूपी से, एक एमपी से, एक राजस्थान से, ऐसे करके हर स्टेट से एक एक मेंबर ऐसे करके, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद नॉमिनेटेड मेंबर पे आते हैं, ये 9 होते हैं, तो आपको याद रखना है जैसे यहाँ पे 6 था वैसे ही यहाँ पे 6 याद रखना है, फिर 1, 1 और 1 याद रखना है ना। तो देखिए एक मेंबर जो है उसको नॉमिनेट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, 6 मेंबर को नॉमिनेट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। इसके बाद में एक रिप्रेजेंटेटिव होता है यूजीसी से, जैसे यहाँ पर यूजीसी 6 को कर रही थी वैसे ही यहाँ पर एक मेंबर होगा यूजीसी का रिप्रेजेंटेटिव। एक मेंबर होगा एआईसीटीई का रिप्रेजेंटेटिव और एक होगा रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। इसके बाद जो एक्स ऑफिशियो मेंबर है उनको कैसे याद रखोगे, सबसे पहले तो याद रख लो तीनों ही डीडीडी से हैं, है ना, और उसमें भी याद रख लो 2 जो हैं वो तो डायरेक्टर होते हैं, ठीक है, 2 होते हैं डायरेक्टर और एक का नाम याद रखना है ड्रग से। तीनों ही डीडी हैं, 2 डायरेक्टर और 1 ड्रग, ऐसे करके याद रखना है ना। तो एक होता है डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस का। अब देखिए हेल्थ सर्विस का डायरेक्टर जनरल है तो कितना बड़ा आदमी होगा, है ना। सेकंड है डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, जो कोलकाता में है, तो वो भी एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी ड्रग लेबोरेटरी है, एक वहाँ का डायरेक्टर होता है, सोचो, है ना। इसके बाद में एक होता है ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, तो ये भी कितना बड़ा है। तो यहाँ पर ये तीनों ही रिटायर्ड लोग होते हैं, ठीक है, डीडी से होंगे, ऐसे करके आप रख लीजिएगा याद। चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे डिटेल में, जो हमने ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है कि कितने कितने लोग होते हैं, अब उसको यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इलेक्टेड मेंबर थे, तो ये कितने थे, 6, 1, 1 थे, है ना, ऐसे करके आपको याद रखना है। अब ये 6, 1, 1 में से 6 मेंबर जो थे सबसे पहले वाले, ये जो 6 मेंबर थे इनमें से टीचर होना चाहिए कौन कौन से सब्जेक्ट के अंदर, मतलब एटलीस्ट 1 टीचर ईच इन, यानी एक टीचर होना चाहिए इन सारे के सारे सब्जेक्टों में से, एक टीचर होना चाहिए। एक टीचर होना चाहिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से, एक होना चाहिए फार्माकोलॉजी से, एक होना चाहिए फार्माकोग्नोसी से, ठीक है। ऑफ एन, और यहाँ पर है ना फार्मास्यूटिक्स भी आएगा, वो यहाँ पर पता नहीं कैसे गलती से रह गया होगा, तो आपको यहाँ पे फार्मास्यूटिक्स भी लिख लेना है ना। तो जो कोर ब्रांचेस होती हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो गया, कोलॉजी हो गया, और फार्माकोग्नोसी हो गया, और फार्मास्यूटिक्स हो गया, तो इन चारों में ही से एक टीचर होना चाहिए, यानी 4 तो इन्हीं सब्जेक्टों के टीचर हो गए, बाकी 2 जो बचे वो अदर सब्जेक्ट के टीचर हो सकते हैं ना, पर 4 इन्हीं 4 सब्जेक्ट के टीचर होने चाहिए। टीचिंग स्टाफ से ही ये वो करे जाते हैं, इलेक्शन करवाया जाता है इनका, है ना, जो कि एक इंडियन यूनिवर्सिटी के या फिर एक एफिलिएटेड कॉलेज के वो हों, टीचर हों, है ना। और वो जो कॉलेज है उसके अंदर या तो डिग्री होना चाहिए, यानी कि बी फार्मा रन करना चाहिए, या तो डी फार्मा रन करना चाहिए, कैसा भी कॉलेज हो सकता है। उस कॉलेज से 4 टीचरों को उठाएंगे, वो टीचर आपने देख लिया किसके सब्जेक्ट के होने चाहिए, ठीक है। 6 मेंबर में से 4 ये वाले टीचर होंगे। अब जो एक मेंबर होगा उसका इलेक्शन करवाया जाता है एमसीआई से, ये हमने पढ़ ही लिया था, है ना, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से। उनके जो मेंबर होते हैं एमसीआई के जो मेंबर होते हैं, जैसे पीसीआई है वैसे ही एमसीआई होता है डॉक्टरों का, तो वहां से एक मेंबर इलेक्ट होके आएगा, है ना। इसके बाद में जो एक मेंबर होगा वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए, जो कि रिप्रेजेंटेटिव होगा हर एक स्टेट का। जैसे मैंने बताया था स्टेट फार्मेसी काउंसिल से, एसपीसी से उसका इलेक्शन करवाया जाता है, तो ये स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो होती है वहां से इलेक्ट होके आएगा उसके मेंबर्स के बीच में से, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं नॉमिनेटेड मेंबर। नॉमिनेटेड मेंबर 9 थे, यानी 6, 1, 1
और 1 ऐसे करके थे, है ना। बस ये याद रखिएगा आप, इजीली याद हो जाएगा सब। अब यहाँ पे ये जो 6 मेंबर हैं फर्स्ट वाले ही, ये जो 6 मेंबर हैं नॉमिनेटेड, इनमें से 4 जो लोग हैं उनको उनके पास होनी चाहिए डिग्री या डिप्लोमा फार्मेसी के अंदर। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि 4 लोग जो हैं वो टीचर होने चाहिए, है ना। और कौन से 4 सब्जेक्ट में टीचर होने चाहिए? 6 ही टीचर होंगे, लेकिन 6 में से 4 जो हैं वो टीचर होने चाहिए अपने फार्मेसी के जो सब्जेक्ट हैं उनके बीच में ही, है ना। अब यहाँ पर ये जो 6 मेंबर हैं, इनमें से 4 मेंबर के पास में तो डिग्री होनी चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी के अंदर, और वो इंगेज भी रहने चाहिए प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी में, और किसके अंदर? या तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर। और इनको नॉमिनेट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये हमने ऊपर पढ़ लिया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनका नॉमिनेशन करती है। इसके बाद में नेक्स्ट है, ये वाला 1 पढ़ेंगे तो एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए यूजीसी का, ठीक है। ये वाला एक ये आ गया। इसके बाद में एक जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए एआईसीटीई का, ठीक है। अब हमारे पास ये वाला एक बचा, तो ये वाला जो एक है ये रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर लास्ट वाला पढ़ा था रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए, वैसे ही यहाँ पर एक जो है वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए जो कि रिप्रेजेंट होना चाहिए ईच स्टेट का, जिसको कि नॉमिनेट करती है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, या यूनियन टेरिटरी। यहाँ पर सारे के सारे काम काउंसिल करेगी। जैसे यहाँ स्टेट फार्मेसी काउंसिल से उसका इलेक्शन होता था, पर यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है उससे उसका नॉमिनेशन होगा, ठीक है। चलिए अब हमारे पास बचे हैं सिर्फ और सिर्फ एक्स ऑफिशियो मेंबर। तो एक्स ऑफिशियो मेंबर जो हैं ये जैसे मैंने बता ही दिया रिटायर्ड लोग होते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आपको डीडीडी याद रखना है, 2 का याद रखना है डायरेक्टर। तो ये डायरेक्टर जनरल होता है हेल्थ सर्विस का, ये डायरेक्टर होता है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का, ये होता है ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है, जो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं ना, ये बहुत बड़े आदमी होते हैं, है ना, और ये बहुत सारी चीजों के मेंबर बन के बैठ जाते हैं। अब इनके पास इतना टाइम तो होता नहीं, कभी कभी ऐसे होता है इधर पीसीआई की भी मीटिंग चल रही है, उधर एमसीआई की भी मीटिंग चल रही है, उधर किसी और की भी मीटिंग चल रही है। अब ये एक ही मीटिंग तो अटेंड कर सकते हैं, बहुत सारी जगह पे तो जा नहीं सकते। तो इसीलिए जो एक्स ऑफिशियो मेंबर है ना, अगर वो कोई भी मीटिंग नहीं अटेंड कर पा रहे हैं पीसीआई की, तो इन एक्स ऑफिशियो मेंबर को क्या करना होता है, कोई दूसरा पर्सन को ये रिटन में ऑथराइज करके जाते हैं कि मेरी जगह ये वाला बंदा लेगा मीटिंग, मतलब ये वाला बंदा मीटिंग अटेंड करेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगर एक्स ऑफिशियो मेंबर अनेबल होते हैं अटेंड करने के लिए मीटिंग, तो ये ऑथराइज कर जाते हैं किसी एक पर्सन को रिटन में कि वो मेरी जगह पे मीटिंग को अटेंड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अभी फंक्शन ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो देखिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ना, जितना भी फार्मेसी का प्रोफेशन है, पूरे फार्मेसी प्रोफेशन को यही ही कंट्रोल करते हैं। आपको इतनी चीज याद रखनी है अपने माइंड में, ठीक है। फार्मेसी प्रोफेशन को, चाहे वो टीचिंग से रिलेटेड है जितना भी, उस सब को यही ही वो करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो आपको बस ये चीज अपने माइंड में बिठा के रखनी है ना। अब देखिए मेन फंक्शन जो है पीसीआई के वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो ये प्रिस्क्राइब करते हैं मिनिमम स्टैंडर्ड एजुकेशन रिक्वायर्ड एज ए फार्मासिस्ट, है ना। एक फार्मासिस्ट बनने के लिए जितनी मिनिमम एजुकेशन रिक्वायरमेंट है उसको यही ही डिफाइन करते हैं, यही ही उसको बताते हैं कि कितनी होनी चाहिए। जैसे इन लोगों ने अभी बताई है कि डी फार्मा जो है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन है फार्मासिस्ट बनने के लिए, तो वो पीसीआई ने ही रखी है। जब ये चाहेंगे तब उसको हटा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यही ही ड्राफ्ट करते हैं एजुकेशन रेगुलेशन। जैसे कि अभी आपने देखा होगा आपके जो सीनियर थे उनका बीओपी वाला होता था, जो उनका वो होता था सिलेबस होता था, है ना। उनसे भी पहले वालों का आरपीएच भी होता था, ठीक है। नहीं, आरपीएच तुमसे पहले वालों का होता था, उनसे पहले वालों का बीओपी होता था, ठीक है। तो यही ही ड्राफ्ट करते हैं जो भी एजुकेशन रेगुलेशंस होते हैं उनको, जैसे नए नए टाइप के वो बनाते रहते हैं, ये सिलेबस बनाते रहते हैं, ठीक है। और यही ही इंस्टीट्यूशन को जो भी अप्रूवल करवाने के लिए कि हमारे यहाँ पे हम भी डी फार्मा या बी फार्मा का कॉलेज ओपन करवाना चाहते हैं, तो अगर इनको अप्रूवल चाहिए तो उस अप्रूवल के लिए क्या क्या एजुकेशन रेगुलेशंस चाहिए, उन सबको भी ड्राफ्ट करने का काम किसका होता है, पीसीआई का। यही बताता है कि आपके यहाँ पे इतने लैब होने चाहिए, आपके यहाँ पे इतने क्लासरूम होने चाहिए, लैब्स के अंदर इतने इतने इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, तब आपको एक कॉलेज खोलने का अप्रूवल मिल सकता है, ठीक है। तो इसके बाद में नेक्स्ट है कि ये प्रोवाइड करवाते हैं यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन एजुकेशन स्टैंडर्ड का, है ना। जैसे अभी आपने देखा होगा जो पीसीआई का सिलेबस होता है, आप पूरे इंडिया में कहीं भी चले जाइए, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, यूपी हो, है ना, इधर एमपी हो, कोई भी स्टेट हो, हर स्टेट में पीसीआई का सेम सिलेबस चलता है। बी फार्मा का भी और डी फार्मा को तो नहीं, बी फार्मा का सेम सिलेबस मिलेगा आपको, एम फार्मा का सेम सिलेबस मिलेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन करते हैं एजुकेशन स्टैंडर्ड का। नेक्स्ट है इंस्पेक्शन
कर सकते हैं ये, या करवा सकते हैं किसी भी फार्मेसी इंस्टीट्यूट का, कि वहाँ पर जो जो हमने ड्राफ्ट करे थे एजुकेशन रेगुलेशन वो सारे के सारे वहाँ पर फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, जैसे आपके कॉलेज के अंदर भी आता होगा इंस्पेक्टर जो इंस्पेक्ट करने आते हैं पीसीआई से, है ना, तो वो इंस्पेक्ट करने आते हैं कि जितनी रेगुलेशंस चाहिए, जितने भी चीज़ें चाहिए एक कॉलेज को रन करने के लिए, वो आपका कॉलेज उसको मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है कि ये रिकॉग्नाइज करते हैं कोर्स ऑफ स्टडी एंड एग्जामिनेशन ऑफ फार्मासिस्ट, है ना, कि फार्मासिस्ट बनने के लिए या फार्मासिस्ट के जो भी एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा और कैसे उनका एग्जामिनेशन होगा, उसको भी यही ही कंट्रोल करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो हमारा 6th फंक्शन है वो है ये विदड्रॉ कर सकते हैं अप्रूवल किसी भी कॉलेज का अगर उसने एजुकेशन स्टैंडर्ड जो प्रिस्क्राइब करे हैं पीसीआई ने, अगर उनको ये नहीं फॉलो कर रहे हैं, अगर वो कंफर्म नहीं हो पाते हैं इनको, तो ये विदड्रॉ कर सकते हैं अप्रूवल, उस कॉलेज के अप्रूवल को ये खारिज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि ये अप्रूव करते हैं क्वालिफिकेशंस ग्रांटेड आउटसाइड द टेरिटरी, जैसे अगर हमारे कंट्री से बाहर का कोई भी है, अगर वो वहाँ से बी फार्मा या डी फार्मा या फिर एम फार्मा करके आया है, तो हमारे यहाँ पर उसको कोई टेस्ट देना पड़ेगा क्या फार्मासिस्ट बनने के लिए या क्या करना पड़ेगा, वो सारी की सारी चीज़ों को भी यही ही कंट्रोल करते हैं। ठीक है, यानी कि अप्रूवल ऑफ फॉरेन क्वालिफिकेशन। इसके बाद में नेक्स्ट है टू कंपाइल एंड मेंटेन सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट, है ना, जैसे हम जब भी अपना वो करवा के आते हैं रजिस्ट्रेशन करवा के आते हैं, तो अगर हम यूपी के हैं तो हम यूपी वाले स्टेट फार्मेसी काउंसिल जाएंगे जो कि लखनऊ में है ना, और वैसे ही राजस्थान वाले राजस्थान में जाएंगे। ठीक है, वैसे ही एमपी वाले एमपी में ही जाएंगे अपना रजिस्ट्रेशन करवाने। पर यहाँ पे ये जितने भी स्टेट होते हैं, ये सारे के सारे जो स्टेट होते हैं ना, ये मार्च लास्ट में भेज देते हैं अपने स्टेट रजिस्टर को पीसीआई के पास, है ना, और पीसीआई वहाँ पर एक सेंट्रल रजिस्टर तैयार करता है, और इस सेंट्रल रजिस्टर में पूरी इंडिया के जितने भी फार्मासिस्ट होते हैं वो सारे के सारे होते हैं सेंट्रल रजिस्टर के अंदर, सारे सबका रजिस्ट्रेशन होता है यहाँ पर। ठीक है, समझ आ गया होगा आई होप। तो आपको वीडियो पसंद आ ही रहा होगा, अगर आपने लास्ट तक देखा है तो लाइक भी कर दीजिएगा, अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। लास्टली थैंक यू, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।